वाइस प्रेसिडेंट जी ने रेजिग्नेशन दिया ड्यूरिंग मॉनसून सेशन। 3 सेशन होते हैं आपके, बजट, मॉनसून एंड विंटर। सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? पहले वाला, दूसरा मॉनसून आ गया, विंटर सबसे छोटा चलेगा। पर अभी का टॉपिक हमारा सेशन पे नहीं है, अभी हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। थोड़ा इसको हम डिटेल में ही कवर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है ऑनलाइन? ठीक है, चलो। इनका जो रीजन था, इन्होंने बोला कि हेल्थ रिलेटेड इशू है। दिन के टाइम में ये मीटिंग लेने के लिए बैठे हुए थे कि एमपीस क्यों नहीं आए, 2-3 लोगों के नाम भी लिए गए, और शाम को न्यूज आती है, 9 बजे के आसपास आई थी कि हेल्थ इश्यूज की वजह से ये रेजिग्नेशन देते हैं। अब पॉलिटिकल रीजन जो मर्जी हो, आपको थोड़ा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखना है। मेन रीजन क्या है यहाँ पे? हेल्थ। तो किसी ने रिमूव नहीं करा है, ठीक है? यहाँ पे रिमूवल वाली प्रोसीडिंग नहीं होगी, पर हम इसको पढ़ेंगे फिर भी कि रिमूव कैसे होते हैं अगर करने हो वाइस प्रेसिडेंट। और आपका छोटा सा होमवर्क रहेगा, नंबर 1, क्या किसी प्रेसिडेंट को आज तक इंडिया में इम्पीच करा गया है? ठीक है, चलो बताए। क्या किसी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया है? चलो, तुम्हें तो सब पता है, ठीक है। पर एक बात याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट के केस में हम वर्ड यूज करेंगे रिमूवल, पर प्रेसिडेंट के केस में हम वर्ड यूज करते हैं इम्पीचमेंट। चलो, अब बिल्कुल जीरो से इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के होते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कौन से रैंक पे आएंगे? सेकंड पे। फर्स्ट पे कौन आएगा? प्रेसिडेंट। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 52। और 63 में क्या मेंशन है? कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना इस चीज को भी। कहां से कॉन्सेप्ट लिया गया है? तो फ्रॉम अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पिक करा था। अब देखो, जब भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो बाय वर्चू ऑफ इट ये क्या होंगे साथ में? चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा। अब जब पार्लियामेंट के बारे में आप पढ़ते हो, पहले मैं इसको ना सर्कल में बनाती थी क्योंकि सर्कुलर ही शेप थी। अब सिंस सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम हुआ, फिर उसके बाद नई पार्लियामेंट बनी, वो आपको ट्रायंगुलर शेप की दिखाई देगी, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। 2 हाउसेज होते हैं आपके, वन इज लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। अपर हाउस, लोअर हाउस। एल फॉर लोकसभा, एल से ही लोअर हाउस याद रख लेना, और यहाँ पे आ जाएगा अपर हाउस। तो चेयरमैन यहाँ पे आएंगे राज्यसभा के अंदर, और लोकसभा में कौन आएंगे? स्पीकर। ठीक है, आज जो हमें मेन एम्फेसाइज करना है वो इस वाले पार्ट पे ज्यादा करना है। पर जब रिमूवल होगा, इलेक्शन होगा, तो दोनों हाउसेस की आपको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनका मेन रोल क्या होता है? कि कभी अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है तो हो सकता है इमरजेंसी पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट को ही क्या बनाया जाएगा? प्रेसिडेंट। कभी हुआ है ऐसे? हुआ है, हुआ है। और आप स्टोरी पढ़ के आओगे, ये भी हुआ है कि प्रेसिडेंट की जगह पे वाइस प्रेसिडेंट आए और इनकी जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए। इन्होंने यहां से रेजिग्नेशन दिया कि मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है, मुझे इलेक्शन के लिए लड़ना है, और फिर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाके प्रेसिडेंट बने थे। ओनली 1 केस इन हिस्ट्री। पढ़ के आएंगे आप? नहीं, बहुत पीछे जाओ अभी। फकरुद्दीन, हाँ पढ़ के आओ, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार हुआ है। अभी इलेक्शन पे मैं आ रही हूँ, मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, पर ये सिचुएशन हुई है। यहाँ पे मैंने क्या बोला? जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हुआ फिर कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हुए फिर तो सीनियर जजेस आएंगे। चलो, कोई ना कोई तो होगा ही, ऐसे थोड़ी है खाली पड़ जाएगा सब कुछ। पर एक टाइम हुआ यहाँ पे प्रेसिडेंट जो ऑफिशियल पोजीशन पे थे, इनकम्बेंट थे, उनकी डेथ हो जाती है, पहला रीजन। फिर वाइस प्रेसिडेंट को बोला गया आप प्रेसिडेंट बनेंगे। उनको पता नहीं क्या हुआ, पहले चले गए बैठ के कि मैं बन जाता हूँ एक्टिंग प्रेसिडेंट। उन्होंने बोला नहीं, मेरे को इलेक्शन लड़ने हैं। तो इलेक्शन तो बैठ के भी लड़ ही सकते थे वो, यहाँ से ये कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोल रहे थे। तो उन्होंने यहाँ से सीट रेजिग्नेट कर दी। अब दोनों ही सीटें खाली होगी, प्रेसिडेंट भी खाली, वाइस प्रेसिडेंट भी खाली, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट थे। अब सीट खाली है तो इंपॉर्टेंट कौन सी है ज्यादा? प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मौका मिला था प्रेसिडेंट बनने का। इनके बारे में आप जरूर से देख के आएंगे, वेरी वंडरफुल स्टोरी, मतलब बड़ा यूनिक सा केस था ये। ओके जी, आ जाओ वापिस से टॉपिक के ऊपर। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस के। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कैसे करा जाता है? सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं? एक इलेक्टोरल, रुको रुको, इलेक्टोरल कॉलेज दोनों में बनेगा, स्पेलिंग देख लेना, ए और इलेक्टोरल कॉलेज दोनों में आएगा, ठीक है? प्रेसिडेंट में भी आएगा, वाइस प्रेसिडेंट में भी आएगा, ठीक है? प्रोसेस, सबसे पहले तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा?
ठीक है, काफी अच्छा लगा सुन के। सुनो, अब पहले तो पार्लियामेंट में आओ, ठीक है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स। नंबर वन, लोकसभा, इधर राज्यसभा, दोनों पार्टिसिपेशन करेंगे, पर कौन से मेंबर? जो इलेक्टेड है, मतलब नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। 2 यहाँ से 12 यहाँ से, वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आए? क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनको नॉमिनेट किया हुआ था, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो कौन कौन आए? इलेक्टेड, इलेक्टेड। दूसरे आएंगे स्टेट लेजिस्लेचर से, और लेजिस्लेचर से भी कौन? इलेक्टेड, दोनों हाउसेस के। एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सिंस लेजिस्लेटिव काउंसिल सब में नहीं होती, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के ही आते हैं, मतलब एमएलए। तो यहाँ पे आपने देखा एमपी भी आ रहे हैं जो इलेक्टेड है, लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए भी आ रहे हैं जो कि अगेन इलेक्टेड है। तो ये तो हो गया जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट वाली साइड। यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड भी आएंगे, नॉमिनेटेड भी आएंगे, इलेक्टेड भी आएंगे, नॉमिनेटेड भी आएंगे। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को ज्यादा दुख नहीं दिया जाता कि आप भी आओ यहाँ पे वोट कंडक्ट करने के लिए। लग गया पता कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा? ठीक है। अब जो दूसरी टर्म आपने बोली, विच इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हाँ जी, इसका क्या मतलब होता है? अगर वो बंदा मीट नहीं कर पाता, वो 50+1 वाला कॉन्सेप्ट, उसके जो वोट आएंगे वो बाकी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि उनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है। अच्छा, टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, ये कोटा फुलफिल करना पड़ता है। पैसे कितने डिपॉजिट करते हैं जो भी इलेक्शन के लिए फाइट करते हैं? अच्छा, ये अगर कोटा फुलफिल नहीं कर पाए तो वापस होते हैं? नहीं होते। तो प्रेसिडेंट देख लो या फिर वाइस प्रेसिडेंट, दोनों के लिए जो सिक्योरिटी मनी रहती है दैट इज 15,000 ईच, दोनों की। और किसके पास डिपॉजिट होती है ये? आरबीआई, वेरी गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों के ही इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आता है कि धांधलेबाजी हुई है, केस कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट। इन्वॉल्व होते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगा इन केस अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। इतने पॉइंट्स क्लियर? ये प्री वाले सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनते चलना है। अच्छा, हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे थे। उनका मेन काम है कंडक्शन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। अगर कोई सीट से हट रहा है, उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने शेड्यूल्स पढ़े थे, याद है? 12 शेड्यूल, 1 2 3 4 अप टू 12, 8 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलते हैं, बाद में अमेंडमेंट करके ऐड करे गए थे, ठीक है। इसमें आप पढ़ते हो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ए से क्या पढ़ा था? मेरे को डिफरेंस बताओ अफर्मेशन और ओथ के बीच में। दोनों वर्ड्स है ना यहाँ पे, सन्नाटा ही हो गया। ओथ और अफर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? कहीं ओथ लेते हैं, कहीं अफर्मेशन लेते हैं, बताओ। ओके, आप सभी का एक बिलीफ सिस्टम है, आप किसी गॉड में बिलीव करते हो। जब आप गॉड में बिलीव करोगे, आप ओथ लेंगे। जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो, जैसे गीता आपने सुना होगा, भगवत गीता रखवाई जाती है, वैसा कुछ नहीं होता, खैर बोलते हैं। तो ओथ में क्या आता है? देती का इंपॉर्टेंट रोल आता है, गॉड का रोल आता है। अफर्मेशन, अब कोई ऐसे भी तो हो सकता है कि नास्तिक हो, हम किसी भी चीज में बिलीव नहीं करते, तो उनको क्या दिलवाते हैं? अफर्मेशन। वर्ड्स दोनों हम ऐसे रैंडम यूज कर लेते हैं, कभी अफर्मेशन बोल देते हैं, कभी ओथ, पर दोनों में डिफरेंस है। यहां तक क्लियर? अब याद रखना, शेड्यूल नंबर 3 में क्या बोला गया है? ओथ एंड अफर्मेशन। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? कितने बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बोलते हो। तो प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलवाते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवानी है, फिर प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है। अब ये जो अफर्मेशन और ओथ का कॉन्सेप्ट है, ये कहां पे दिया गया है? आपके शेड्यूल नंबर 3 एक्सेप्शन। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ये दोनों एक्सेप्शन है, इनकी यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन नहीं है। इनके लिए स्पेशल गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिसकी ओथ दिलवाई जाती है। जैसे प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनको प्रेसिडेंट दिलवाएंगे। मतलब शेड्यूल 3 की बस आपने एक्सेप्शन याद रखनी है, किसकी ओथ एंड अफर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखी गई है, बाकी सबकी आएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर में चले जाओ, सबकी यहाँ पे ही अफर्मेशन आती है, जितने भी मेंबर्स हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है। एक और पॉइंट था जो आपको प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आ जाओ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ऊपर। यहाँ पे क्या किया जाता है? जैसे मान लो कोई 4 लोग हैं, वो बोलते हैं हमें इलेक्शन फाइट करने हैं। कोटा हमने देख लिया 50% से ऊपर ही आना चाहिए। मान लो इसको हमने 100 सेट कर लेते हैं, इजी रहेगा अपने को सॉल्व करने के लिए।
अब ये प्रेफरेंस के बेसिस पे वोटिंग होती है, प्रेफरेंस। अब जैसे आप प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन पढ़ते हो, वहां पे क्या बोलते हैं कि वैल्यू कितनी है एमपी के वोट की, वैल्यू कितनी है एमएलए की वोट की। यहाँ पे एक एमपी का वोट इक्वल टू 1 वोट ही होता है। क्लियर इतना? अब दोनों मेंबर है ना, लोकसभा के भी हैं राज्यसभा के भी हैं। मान लो पहले पर्सन को प्रेफरेंस 1 दी गई, कोई आया पर्सन यहाँ से, जैसे वंशिका है ना आपका नाम, वंशिका आई, इन्होंने बोला कि ए नाम का जो भी पर्सन है वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के फाइट कर रहा है, उसको मैंने पहली प्रेफरेंस दे दी। सी पर्सन को मैंने सेकंड प्रेफरेंस दे दी, बी पर्सन को थर्ड प्रेफरेंस दे दी और डी पर्सन को फोर्थ प्रेफरेंस दे दी। ये तो हो गया, वंशिका ने वोट डाल दिया, ये एमपी निकल गए। फिर आई कंगना रनौत, नहीं, फिर मान्य आएगी। मान्य ने बोला कि यार ए पर्सन ना ठीक है, इसको हम वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे। इसने भी क्या किया, पहली प्रेफरेंस, पर यहाँ पे थोड़ा मैं दूसरी दूंगी, यहाँ तीसरी दे दी, यहाँ पे चौथी। अभी एक और ले लेते हैं, अभी कौन आएगा, प्रेरणा को ले लेते हैं। प्रेरणा ने क्या किया, ए को दूसरे पे डाल दिया, बी को 1 पे डाल दिया, सी को 3 पे और ये 4 पे। अब सबसे पहले बताओ यहाँ पे कौन एलिमिनेट होने वाला है, डी। इसको तो पहले कर दो साइड में, क्यों, क्योंकि ये सबने लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है, किसी काम का नहीं है। अब उसके बाद कौन एलिमिनेट होएगा, सी। कौन सा होगा, अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करी, डिस्ट्रीब्यूशन का बताती हूँ कि वोट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाता है, वो बताती हूँ, पर पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, ये वाला एलिमिनेट कर लेते हैं। उसके बाद कौन आएगा, बी और ए में कंपटीशन, पर इसको दोनों में ही पहली पहली प्रेफरेंस मिली है। लोग तालियां बजाओ, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। ये तो हुआ प्रेफरेंशियल मेथड नंबर 1। अब कोई ना कोई वैल्यू भी तो होगी, हमने तो प्रेफरेंसेस लिखी। जैसे मान लो इसको डाले, कितने लोगों ने वोट, लेट्स से 90 लोगों ने, नहीं ज्यादा हो जाए, 20। सीक्रेट बैलेट सिस्टम, सीक्रेट होता है। अब सुनो, अब वैल्यूज के बेसिस पे सुनना। वहां पे हमने कोटा कितना डिसाइड करा था, 100, कि अगर इससे नीचे रहते हैं तो फिर कोई भी पास नहीं हुआ, अगर इसको पास कर लिया तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हैं। मान लो ए को रिसीव हुए लगभग 40, बी को रिसीव हुए थे 20, सी को रिसीव हुए थे 10, ज्यादा ही कम हो जाएगा, हाँ इसको 60 कर लो, इसको 40 कर लो, इसको 20 कर लो, और डी को 6, 40, 10, 120, 140 हो जाएंगे। ये हो गया, डी एलिमिनेट हो गया था, इसके वोट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सी एलिमिनेट हो गया था, इसके भी वोट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अल्टीमेटली ये पहुंच ही जाएगा +40 और 100 का कोटा फुलफिल कर जाएगा। इसने कोटा को फुलफिल कर लिया। ये तो कोटा भी फुलफिल नहीं कर पाए, अब इनके जो 15,000 रुपए होंगे वो वापस नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है इनके पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये है ये रेवरेंस पे जाता है, मतलब आपकी इज्जत नहीं करी जाएगी अब, कि आपको कोटा तक भी एलिजिबिलिटी नहीं मिल पाई, आपको लोगों ने इतनी भी प्रेफरेंस नहीं दी है। तो ये होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और दूसरा प्रोपोर्शनल मेथड। तो कैसे इलेक्ट करा जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं होता ना। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में आपको पता है, जैसे ये आप जनता है, आपने क्या किया, अपने एमएलए को डायरेक्टली वोट डाला था कि किसी को वोट डालना है। अब ये क्या कर रहे हैं, आगे जाके आपका वोट लेके जा रहे हैं। आपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना, अब इतने सारे थे, आपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना, अब ये आगे जाके अगले रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। यहां तक क्या था, ये डायरेक्ट था, आपको पता है आप किसको वोट डालने जा रहे हो, आगे ये खुद चूज करेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट इज कौन, यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज में होगा तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा भी होगा एंड राज्यसभा भी होगा, तो डिफरेंस आपको अब क्लियर है। और इलेक्टोरल कॉलेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वाइस प्रेसिडेंट के केस में आएंगे, जबकि इलेक्टेड ही देखे थे हमने इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि नॉमिनेशन तो किसने करी थी, प्रेसिडेंट ने, वहां तो पार्शियलिटी हो जाएगी, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होते, जैसे प्रेसिडेंट के केस में था, वहां पे इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन वैसे ही होते हैं, इनडायरेक्ट हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड, बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हमने सारा देखा। और जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई जाएगी, सारा कॉन्फिडेंशियल रहता है। और जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, डाउट्स होते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ही सॉल्व होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के होते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पर उससे पहले थोड़ा ऑनलाइन का भी देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 63 कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का कहां पे था, आर्टिकल नंबर 52
2। चलो कंफ्यूज ना हो तो इसी पे फोकस करते हैं अब। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 64 में क्या बताया गया है, जो प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, शेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। इलेक्शन किसके हुए, वाइस प्रेसिडेंट के, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑफिस है ये भी चेयरमैन का है, वो मिल जाएगा। पर सैलरी किसकी मिलती है, मेंबर तो ये किसी भी हाउस के नहीं होते। डू रिमेंबर, सुनो सुनो, जो चेयरमैन है मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही है अपने, वो किसी भी मेंबर हाउस के मेंबर नहीं होते। अगर होते हैं तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, याद रखना इसको। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, सैलरी जो होती है इनको वो चेयरमैन की मिलती है। बस इनको वाइस प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन मिल गया। जो एक्स्ट्रा ऑफिस है इनका मेन चेयरमैन, जहां पे पब्लिक हेडिंग जो भी मीटिंग्स चलेंगी मेंबर्स की ये कंडक्ट करवाएंगे। जो सैलरी है वो किसकी मिलती है, तो चेयरमैन की मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट तो इनको एक औहदा मिला हुआ है उसी से। जैसे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए तो उसके बाद इलेक्ट होते हैं कि सेलेक्ट होते हैं, पहले इलेक्ट होते हैं बाद में वही सेलेक्ट करते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो वो तो उनका इनकम्बेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है, पर नीति आयोग के चेयरमैन खुद ही नहीं बन गए, तो मतलब वो एक्स्ट्रा ऑफिशियल उनको सीट मिल जाती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 65 क्या बोलते हैं कि टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जगह पे कब एक्ट कर सकते हैं, जब कोई ऐसा पीरियड आएगा जब प्रेसिडेंट की या तो डेथ हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, टेन्योर के बीच में कोई भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, उनका इम्पीचमेंट हो गया, उनको रिमूव कर दिया गया, तो उस केस में फॉर द पीरियड ऑफ 6 months कौन एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। नाउ आर्टिकल नंबर 66 इसमें बोला कौन इनको इलेक्ट करेंगे, तो आपने देख लिया अभी इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें बोथ हाउसेस के मेंबर आएंगे, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। और किस मेथड से होगा, तो सिंगल ट्रांसफरेबल, इनडायरेक्ट वोटिंग एंड प्रोपोर्शनल मेथड, वही सारे वोट्स आएंगे जैसे आपने प्रेसिडेंट में पढ़े थे। नाउ देयर इज आर्टिकल नंबर 67, इसमें टेन्योर का बताया गया है। आर्टिकल 67 कितना टेन्योर है, तो 5 years का है। मुझे बताओ वाइस प्रेसिडेंट एक बार वाइस प्रेसिडेंट बने, क्या वो दूसरी बार बन सकते हैं, तीसरी बार बन सकते हैं? ठीक है, कभी बना है कोई दूसरी बार? वो भी बने हैं, यस, अंसारी हैं वो भी बने हैं 2 बार, 3 बार भी बन सकते हैं, पर उतने में फिर उम्र बढ़ जाती है, तो ये ट्रेंड ही रहा ट्रेडिशनल की 2 बार मैक्सिमम देखेंगे आप, तीसरी बार अभी नहीं देखा गया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में। प्राइम मिनिस्टर बने हैं कोई 2 बार? बहुत बार, 3 बार बने हैं 3.0, ठीक है। आज आर्टिकल 68, सुनो सुनो सुनो, 68 में क्या बताया है, टर्म और वैकेंसी कैसे हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट की। अगेन कोई वेल डिफाइंड ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई है, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में अपना काम नहीं कर रहे थे, जैसे बाकियों के लिए प्रोविजन है वैसे ही है। आर्टिकल नंबर 69 में क्या मेंशन है, तो ओथ बताई गई है टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अभी देखा ना वाइस प्रेसिडेंट को किसने ओथ दिलवाई, पर याद रखना शेड्यूल नंबर 3 में दोनों की ही ओथ और अफर्मेशन का मेंशन नहीं है, तो सॉल्व करने में इजी रहेगा आपको, कोई भी बाकी मेंबर आते हैं तो इजीली पिक कर पाओगे, याद रखना इस चीज को। नाउ आर्टिकल नंबर 70, प्रेसिडेंट की जब ड्यूटीज जो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज हैं वो कौन कंडक्ट कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन, जब भी कोई ऐसी कंटिजेंसी आती है जहां पे प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, ये भी तो हो सकता है प्रेसिडेंट किसी फॉरेन पावर के साथ मिल गए, तब भी तो निकालना पड़ेगा उनको, तो उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की सीट पे, किडनैप हो जाते हैं तो उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट ही आएंगे प्रेसिडेंट की सीट पे, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। आर्टिकल नंबर 71, जो भी मैटर और डिस्प्यूट होगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वो किस में आता है, आर्टिकल नंबर 71, और कहां पे जाके ये रिजॉल्व होगा, सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल नंबर 71 में है। नाउ क्वालिफिकेशन, पर उससे पहले आर्टिकल डन। तो 63 में क्या था, दे शेल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 में क्या बोला गया, वाइस प्रेसिडेंट आ चुके हैं तो एक्स्ट्रा ऑफिस क्या है, चेयरमैन का है, सैलरी एंड ऑल यहाँ पे इनको चेयरमैन की ही दी जाती है। आर्टिकल नंबर 65 में क्या बोला कि जब भी प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होंगे, वीपी। एंड आर्टिकल नंबर 66 में क्या बोला गया, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, यानी कि कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा। देन आर्टिकल 67, टेन्योर स्पेसिफाई कर दिया कि 5 साल के लिए एक कार्यकाल रहेगा। अभी जैसे वाइस प्रेसिडेंट के दोबारा से इलेक्शन होंगे तो क्या वो 3 साल के लिए रहेंगे या फिर 5 साल के लिए, वो 5 साल के लिए रहेंगे। किस आर्टिकल के वर्चू में, आर्टिकल नंबर 67, उनको पूरा 5 साल का टेन्योर यहाँ पे दिया जाएगा, बीच में अगर कुछ ऐसी मिसहैप ना हुई। आर्टिकल नंबर 68 यहाँ पे टर्म, टर्म का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि बार बार बन सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशनिंग नहीं है कि आप एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गए हो तो दोबारा री इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो वो चीज अलाउड है यहाँ पे। एंड दूसरा वैकेंसी बताई है कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट कब कब वैकेंट हो सकती है और उसकी सीट पे कौन आएंगे, तो कौन आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट की सीट अगर वेकेंट होती है फिर कौन आएंगे,
डेप्यूटी चेयरमैन जैसे अभी जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, अब बार बार अब डेप्यूटी चेयरमैन वोट सुनोगे, ठीक है। प्रेसिडेंट की अगर सीट खाली होगी तो उनके केस में कौन आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, और अगर वो भी चले जाते हैं फिर कौन आते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब जाके वो चेंज चलती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 69, तो ये आपने देख लिया। ओथ या फिर अफर्मेशन आएंगी टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कंडक्ट करवाते हैं, और प्रेसिडेंट को किसने करवाई थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, याद रखना। देन देयर कम्स आर्टिकल नंबर 70, यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो भी ड्यूटीज होंगी, फंक्शंस होंगी, वो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। हाँ जी, वाइस वर्सा होता है उनका, ठीक है। अभी चीफ जस्टिस का है नहीं टॉपिक, तो बस ओथ के केस में हमने देखा, और प्रेसिडेंट्स किस किस की आएगी वो देखी। आर्टिकल नंबर 71, जितने भी मैटर एंड डिस्प्यूट्स होंगे रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, दोनों ही कहां पे मेंशन है? आर्टिकल नंबर 71। आर्टिकल 72 में क्या है? यस, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्डनिंग पावर वो सारी आप वहां पे पढ़ते हो, रिस्पाइट होता है, रेमिशन होता है, तो वो वहां पे आएंगी। नाउ क्वालिफिकेशन पे आ जाओ कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो किस चीज के लिए आप पहले क्वालिफाइड होने चाहिए। नंबर 1, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। नंबर 2, आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए ऑब्वियस। देन क्वालिफाइड होने चाहिए एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखना। इलेक्शन ऑफ, मतलब अगर उनको मेंबर ऑफ राज्यसभा बनना है तो उसके लिए पहले क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आप अल्टीमेटली क्वालिफाइड हो फॉर वीपी। एंड उसके बाद कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए इनके पास। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? क्या यहाँ पे प्राइवेट आएगा? इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगी? नहीं आती। यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो, आप पर्क्स ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, अलाउंसेस ले रहे हो, वो चीजें नहीं लेनी है। तो जब भी आप इस पोजीशन पे आते हो वो सब कुछ आपको त्यागना पड़ता है। सुना भी होगा आपने कि इलेक्शन के लिए उसने अपनी पोजीशन छोड़ी थी, तो ये सारे इसी की वजह से होते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, देखी नहीं मीटिंग्स कभी आपने, किस किस के साथ कोलैबोरेशन हो रही होती है, तो फ्यूचर भी तो देखना है। यहाँ तो 5 साल के टेन्योर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, आगे की भी तो सोचनी होती है। चलो नेक्स्ट, ये कोटा था आपका वो टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 2+1 का, ताकि 50% +1 ही आए, मतलब 51% तक आए। ये सारा आप मैथमेटिक्स लगा सकते हो कि किस बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। देन देयर कम्स ओथ और अफर्मेशन। ऑफिस आने से पहले वाइस प्रेसिडेंट को ओथ या फिर अफर्मेशन लेनी होती है। तो ओथ आपको पता है अब कि गॉड के नाम पे होगी, और अफर्मेशन अगर आप किसी भी गॉड में बिलीव नहीं करते या आप नहीं बोल पा रहे वहां पे स्पेसिफिक मैं किस गॉड में बिलीव करता हूँ, तो दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं कि मैं अपनी जो ड्यूटी है ऑफिस की बहुत अच्छे से करूं। तो किसने दिलवाई ओथ और अफर्मेशन? प्रेसिडेंट ने। अब लर्न है ना आपको ये सारी चीजें, ठीक है। नाउ कंडीशन ऑफ ऑफिस, क्या क्या कंडीशंस बताई गई हैं। तो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है। एंड दूसरी चीज, जिस दिन ओथ और अफर्मेशन ले ली उसी के अगले दिन वो सीट पे बैठ जाएंगे, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। टर्म एंड वैकेंसी 5 साल, दोबारा से री इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। और जब कोई रिमूव कर दिया जाता है बीच में या खुद रिजाइन कर देता है तो उनको पूरा टेन्योर मिलेगा, जो भी अगले इलेक्ट होके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। वैकेंसी, कैसे कैसे वैकेंसी हो सकती है उनकी सीट की? डेथ हो सकती है, ठीक है, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, क्या पता रिमूवल हुआ हो, रिमूवल पे आती हूँ अभी, या फिर डेथ हुई हो, तो चलो अच्छा यहाँ पे टेन्योर का एक्सपायरी बोला हुआ था, चलो एक ही बात है, दोनों चीजें ठीक है। या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि जो उनके इलेक्शन थे वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं वॉइड। अब मुझे बताओ, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन अगर वॉइड हुए, प्रेसिडेंट बोला मैंने, राष्ट्रपति की बात करी, तो क्या जो भी उन्होंने सिग्नेचर करे थे वो वैलिड माने जाएंगे? कितने बोलते हैं वैलिड माने जाएंगे, कितने बोलते हैं इनवैलिड होंगे? यस, वो वैलिड माने जाएंगे, क्यों? तब थे, और प्लस वो भी नहीं था कि था, रीजन था कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एडवाइस पे सारे सिग्नेचर करे थे, तो वो वैलिड माने जाएंगे, दैट इज द एक्चुअल रीजन। उसके बाद आते हैं प्रोसीजर क्या है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा याद रखना, जैसे प्रेसिडेंट का जब इंपीचमेंट शुरू होता है तो कौन से हाउस से शुरू होता है? प्रेसिडेंट, दोनों हाउस, ईदर ऑफ द हाउस, क्योंकि दोनों में ही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है, ईदर ऑफ द हाउस। अब जब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल इनिशिएट होगा तो वो हमेशा राज्यसभा से ही शुरू होगा, पहला पॉइंट। इससे भी पहले रेजोल्यूशन पास हो, 14 दिन का नोटिस पीरियड जाएगा, किसको जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को। क्यों जाएगा? स्पीच तैयार कर सके। यहाँ पे ये लॉयर वगैरह हायर करते हैं कि देखो ये जो मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगी हैं
आप चेक करो, मुझे इनोसेंट प्रूफ करो, ठीक है। तो वो सारा जो होता है ये 14 डेज के नोटिस पीरियड में चलता है। अब जैसे ये मान लो 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया, कोई जो एलिगेशन लगी थी वो गलत नहीं प्रूव हो पाई, तो अब क्या होगा, रेजोल्यूशन पास करा जाएगा आपके राज्यसभा में। कौन सी मेजोरिटी आएगी, इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब टोटल स्ट्रेंथ माइनस जो वेकेंट सीट होंगी। आगे मैंने मैथमेटिक्स के लिए कर दिया ऐड, आप टोटल मेंबर कितने आ जाएंगे राज्यसभा में 245, पर कुछ वेकेंट भी रहते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, जितने मेंबर्स बचेंगे बस उसी का फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट एंड वोटिंग, और किससे ऊपर आना चाहिए, प्रेजेंट प्लस वोटिंग किससे ऊपर आना चाहिए, 50% से ऊपर का, दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। अब क्या होगा, जैसे रेजोल्यूशन पास हुआ वो किस हाउस में गया, लोकसभा में, यहाँ पे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से भी चल जाएगा। पर प्रेसिडेंट के केस में क्या देखते हो आप, दोनों तरफ ही स्पेशल मेजोरिटी लगती है। अभी मेजोरिटी पे नहीं जा रहे, इफेक्टिव, स्पेशल, एब्सोल्यूट उनको नहीं मैं बोल रही, यहाँ पे हमने देखा इफेक्टिव मेजोरिटी, राज्यसभा यहीं से हमेशा इनिशिएट होगा, और दूसरी तरफ लोकसभा जब आपके तो यहाँ पे क्या आ गई, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% प्रेजेंट प्लस वोटिंग, प्रेजेंट आ गया वर्ड, तो मतलब प्रेजेंट जितने भी होंगे अपने ही मेंबर थे, तो ऑब्वियस सी बात है रिमूवल इजीली हो जाता है। सिंपल मेजोरिटी में वैसे भी चीजें इजीली पास आउट हो जाती हैं, आपको पता ही है। ये तो देखने पड़ेगा ना टोटल स्ट्रेंथ। हाँ नोटिस, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, जो 14 दिन का नोटिस होगा ना वो सोचो किसके पास जाता है, चेयरमैन के पास। आयरनी ये है, चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो नोटिस था राज्यसभा के कुछ मेंबर्स ने लिखा, जिसमें आप बोलते हो वर्ड प्रपोजर और सेकेंडर्स, 20 प्रपोजर होते हैं, अच्छा नंबर बोल रहे थे आप, ठीक है, इनको प्रपोजर बोलते हैं, और 20 यहाँ पे मान लो सेकेंडर होते हैं। प्रपोजर का मतलब ये लिखते टाइम खड़े हुए थे वहां पे कि हम साइन करने के लिए रेडी हैं। सेकेंडर बोलेंगे, सिर्फ आवाज लगाएंगे कि हम भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, देखा नहीं हल्ला डुला। हाँ 40 कर बंदे चाहिए होते हैं, और उसके बाद ये नोटिस चला गया 14 दिन का, फिर उसके बाद वो अपनी जो भी हायरिंग एंड ऑल है वो सारा करेंगे, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी, फिर किसके पास पकड़ा देंगे पर्चा, लोकसभा की, लो सबने दे दिए यहाँ पे, तुम भी कर दो हाँ। और यहाँ पे वैसे भी सिंपल मेजोरिटी है, इसमें चीजें इजीली निकल जाती हैं। ऑब्वियसली सरकार टिकी हुई है तो उनकी मेजोरिटी है ही वहां पे, तो सिंपल मेजोरिटी तो निकल जाती है। ऊपर से प्रेजेंट प्लस वोटिंग बोला हुआ है, जितने बंदे प्रेजेंट है उसी में वोट करा जाएगा, 50% प्लस आ जाना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, डन। तो ये रिमूवल का प्रोसीजर था, डिफरेंट है इफ कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। वहां पे दोनों ही केसेस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और दोनों ही हाउसेस से रेजोल्यूशन पास हो सकता है, ठीक है। वहां पे प्रपोजर और जैसे सेकेंडर नोटिस भेजने से पहले 50-50 की लिमिट लगाई है, मतलब 50 लिखेंगे और 50 बोलेंगे। सुना नहीं है तुमने, जैसे यस के लिए आए करते हैं, नो के लिए नो करते हैं, तो वैसे शोर मचाया होता है, अगर ज्यादा आवाजें आ गई तो मान लिया कि सबने बोला है हाँ, तो वैसे चलता है सुनने पे, वॉइस वोटिंग। तो यहाँ से आप एक बार रीड कर सकते हो। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम रिमूवल वर्ड यूज करते हैं, ना कि इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट हम प्रेसिडेंट और कई बार जो जजेस होते हैं हमारे, उनके केस में भी यूज कर लेते हैं। एंड ओरिजिन कहाँ से होता है, तो राज्यसभा से ही। और लोकसभा कौन सी मेजोरिटी जाएगी आपकी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हो दोनों सेम ही साउंड करती है। जैसे स्पेशल मेजोरिटी आप जब पढ़ोगे तो वहां पे भी क्या लिखा होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस टोटल मेंबरशिप, तो उसी से वही निकल के आती है वैल्यू जो आपके इफेक्टिव मेजोरिटी में निकलती है। एंड लोकसभा का क्या रोल रहता है, तो अगेन सिंपल मेजोरिटी से वो भी रेजोल्यूशन को पास करेंगे। ग्राउंड्स क्या क्या चाहिए होते हैं रिमूवल के लिए, तो ऐसा कोई भी स्पेसिफाई नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं काम किया तो निकाल देंगे। हाँ जी हाँ जी ठीक है, तो वही सारे पैरामीटर्स रहते हैं। तो एज सच आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी किस बेसिस पे। अब सोचो हेल्थ ठीक नहीं था, तो ये भी कहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें ओके। तो ये सारा यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है, ये देखो रिटर्न नोटिस 14 डेज राज्यसभा से शुरू होगा, कौन सी मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, यहाँ पे सारा डिफाइन कर दिया है, वही है टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट सीट्स, फिर उसका 50% प्लस 1 आना चाहिए आपके पास, एंड मेजोरिटी ऑफ द मेंबर, ये लोकसभा का बता दिया, सिंपल मेजोरिटी। डन है, यहाँ तक लग गया थोड़ा थोड़ा आइडिया की क्या क्या चीजें थी। ये देख लो दोबारा से, रिटर्न नोटिस वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, और ये नोटिस बस आयरनी ये है कि चेयरमैन के पास जाता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं गया, चेयरमैन, और चेयरमैन भी कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है। मतलब वो खुद का ही ऐसे देखेंगे कि मेरे अगेंस्ट नोटिस आया है, क्या मतलब हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता होगा, एड्रेनलिन रश एक साथ ही, सेरोटोनिन साथ ही। देन 14 डेज बिफोर, ये 14 दिन का नोटिस पीरियड आ गया, कहां से शुरू हुआ, तो राज्यसभा से। नोटिस पीरियड के बाद, मतलब दे दिया ना 14 दिन का टाइम, उसके बाद जाके नोटिस पास होएगा, ये रेजोल्यूशन पास होएगा। अब रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास हो चुका है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए होगी, उसके बाद लोकसभा में रेजोल्यूशन जाएगा जहां पे सिंपल मेजोरिटी, भूलोगे तो नहीं,
डायरेक्ट सवाल आते हैं इनसे, तो याद रखना इसको। और वाइस प्रेसिडेंट यूपीएससी में आप अगले साल जरूर क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद माहौल शांत हो जाएगा और पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं। अभी वैसे भी कोई पेपर है नहीं फॉर नाउ। तो यही सारा मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको सारा करवा दिया। बाकी पावर एंड फंक्शन क्या क्या होती है, तो जो जितनी भी राज्यसभा की हेडिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनको कौन चेक करते हैं? चेयरमैन, और वही कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। मेन जो इनका रोल था वो यही था कि कल को अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है इन केस, तो हमें बिठाना पड़ेगा किसी को, तो बाय वर्चू दैट पोजीशन हेल्ड विच इज वाइस प्रेसिडेंट। डन। तो काफी बड़ा आर्टिकल था, पर हमने काफी डिटेल में इसको कवर कर लिया। बाकी आप पॉलिटी के नोट से भी एक बार इसको रीड करोगे।